we'll learn about response-based model. So this is the one of the model under stress adaptation model. First model, that is stimulus-based model, we have seen in the previous video. Now we'll discuss about response-based model. So response-based model has been given by Saley, who has given the definition of stress, and he has told that this stress response is characterized by pattern of physiological events. There are physiological events. That chain of physiological event is known as general adaptation syndrome that we are seeing under the response-based model. तो ये जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इसमें क्या है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो कि स्ट्रेस के बाद रिस्पॉन्स में आते हैं. जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज डिस्कस्ड बाय हेंस सेली इन 1945. हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, तो हमारा जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है उसको रिस्पॉन्स करता है ताकि जो हम उस सिचुएशन में उस स्ट्रेस से सर्वाइव कर सकें. सो टू काउंटरैक्ट एक्सट्रीम और लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस, द नॉर्मल मैकेनिज्म may not be sufficient. In this case, the stress triggers a wide-ranging set of bodily changes. तो अगर छोटे छोटे या नॉर्मल से जो एवरीडे लाइफ में सबको स्ट्रेस मिलता ही है, तो वो तो आपका जो बॉडी है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो तो उसको काउंटरैक्ट कर देता है. लेकिन अगर वो एक्सट्रीम अमाउंट में लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस है, उन केसेस में आपका जो नॉर्मल मैकेनिज्म या फिर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो उसको उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता. फिर आपको क्या चाहिए, आपका बॉडी उसके लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेता है. उन एफर्ट्स को हम साथ में क्या बोलते हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS. So GAS और जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम हेंस सेली ने दिया है और इसमें 3 स्टेजेस उन्होंने डिस्कस की है: अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज. So first we'll discuss alarm stage. So as stress appears, किसी की लाइफ में जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद आपका जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है. हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो उससे आपका जो GAS है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, वो इनिशिएट होता है. और उसके इनिशिएट होने से 2 पाथवेज आते हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, पूरा साइकिल चलता है. फर्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनल मेडुला. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुला के जो सिंपैथेटिक डिवीजन उसमें स्टिमुलेशन होता है जिसको हम अलार्म रिएक्शन बोलते हैं. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स सेकंड पाथवे में आता है. इसका स्टिमुलेशन होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होता है और पूरा जो प्रोसेस को हम रेजिस्टेंस रिएक्शन बोलते हैं. तो अभी हम सिर्फ ये वाला पाथवे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेज इज अलार्म रिएक्शन. देन विल गो टू द नेक्स्ट. सो स्ट्रेस हो गया, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया, उसके बाद आपका सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेट हुआ. देन कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये प्रोड्यूस होते हैं. तो ड्यू टू दिस कैटेकोलामाइन रिलीज देयर आर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज वी कैन सी इन आवर बॉडी, लाइक द हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट मसल. हार्ट मसल का जो स्ट्रेंथ है, कंट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी फ्लो या क्विकली फ्लो करता है उन एरियाज में जहाँ पे स्ट्रेस हुआ है. तो ब्लड का सप्लाई उन एरियाज में बढ़ जाता है जैसे ही हार्ट का कंडक्शन इंक्रीज होता है. सो दिस इज फर्स्ट इवेंट इन द अलार्म रिएक्शन. दिस अलार्म रिएक्शन आल्सो कॉल्ड इज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. द अदर रिएक्शन देन अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज is blood supplies to the skin, viscera, skin, intestine or other visceral organs like liver, pancreas decreases. The blood supply to these areas decreases. And the areas or the organs like heart and respiratory system or lungs, the blood supply increases. तो second चीज हमने क्या बोली, कैटेकोलामाइन रिलीज की वजह से. एक तो जो आपका स्किन है और जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स लाइक लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया आपका, ठीक है, इन एरियाज में जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है. और जो वाइटल ऑर्गन्स जैसे आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हो गए और हार्ट है, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है. इन एरियाज की जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और यहाँ पे डायलेट हो जाती है ताकि इन एरियाज में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो. क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है. वहाँ पे स्किन और बाकी ऑर्गन्स का इतना एसेंशियल रोल नहीं है, तो इसलिए इन एरियाज का जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज्ड. जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है. ये स्पेशली किस चीज में हेल्प करता है, क्लॉटिंग. अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट रिस्पॉन्स वी कैन सी इन केस ऑफ लीवर.
लीवर में मेनली आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है और इसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है टू प्रोवाइड fight against the stress. Next thing that we can see that changes, rate of breathing increases. Rate of breathing increases and respiratory passage widen to accommodate more air. ज़्यादा एयर के लिए आपका जो respiratory system है उसका passage बड़ा हो जाता है और जिससे कि आप respiration में आपको हेल्प मिलती है और बॉडी को adequate amount में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है. Next changes we can see in case of production of saliva and digestive enzymes. ये क्या होता है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था. विसरल ऑर्गन्स हो गए आपके, इनमें जो विसरल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कम हो जाती है, तो यहाँ पे भी जो सलाइवरी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है. एज एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस the functioning or the reaction of or the digestive activity is not required, is not that much essential. Then we'll discuss the second one. Stress stimulates hypothalamus, then GS initiation, and this part we'll discuss now. So as we know, stress occurs, stress stimulates the hypothalamus. Hypothalamus then releases three hormones: corticotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone, and thyrotropin releasing. These three hormones acts on or stimulates the anterior pituitary gland. Corticotropin releasing hormone acts on or stimulates the anterior pituitary to release as ACTH, that is adrenocorticotropin hormone. GHRH or growth hormone releasing hormone stimulates anterior pituitary gland to release human growth hormone. TRH, that is thyrotropin releasing hormone, stimulates anterior pituitary gland to release thyroid stimulating hormone. Then ACTH acts on adrenal cortex, HGH acts on liver, and TSH acts on thyroid gland. Adrenal cortex then releases adrenal hormones like glucocorticoids, mineralocorticoids. In liver, glyconeogenesis and breakdown of fats occur. Then in thyroid gland, carbohydrate breakdown increases, and these two reactions provide the energy to the body. And with the help of release of adrenal hormone, it helps in controlling the bleeding and maintaining the blood pressure. This is how body tries to get into the normal state. So अभी जो हमारा अलार्म स्टेट था, अलार्म रिएक्शन था, अलार्म रिएक्शन में बॉडी ने एक्टिवली काम किया, पूरा बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग इंक्रीज हो गई. और जो आपका रेजिस्टेंस स्टेज है, इसमें यहाँ पे बॉडी अपने को नॉर्मल में लेके आने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑर्गन्स. नॉर्मली क्या है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस में आपके नॉर्मल स्ट्रेस जैसे कि कोई भी इमोशनल क्राइसिस हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखने को मिल सकता है, कोई स्ट्रेस टास्क हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो इन सब में क्या है, अगर नॉर्मल लेवल तक ये हो रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में नहीं है, एक्सट्रीम लेवल के नहीं है, तो बॉडी इनको कंट्रोल कर लेता है, कोप कर लेता है. लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा है, लॉन्ग लास्टिंग है, एक्सट्रीम है, उन केसेस में बॉडी इनको कवर अप नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जो आपका बॉडी है वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जिसको हम एग्जॉशन स्टेज में. एग्जॉशन स्टेज में सेल्स स्टार्ट टू डाई, देन ऑर्गन्स वीक. जैसे अब सेल्स डाई हो रही है तो उसकी वजह से जो उनकी सेल्स डाई होती है वो ऑर्गन भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है. लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रिएक्शन, ज्यादा टाइम से रेजिस्टेंट बॉडी कवर अप करने पे लगे, कोप करने का, बॉडी कोप करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो पाता है, तो जो बॉडी में जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई की डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड. देन इसकी वजह से जो ऑर्गन फेलियर हो सकता है एंड जनरल हेल्थ जो इंडिविजुअल की वो इफेक्ट हो जाती है और पर्सन को फिजिकल इलनेस हो सकती है. These are the steps of general adaptation syndrome, or we can say response-based model of stress adaptation. In the next video, we will see transaction-based model. Thank you.